हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का आज अध्याय पढ़ेंगे नंबर 4, जिसका नाम क्या है? मानव का विकास। तो मानव विकास के अध्याय को पढ़ने से पहले देखिए हम कई अवधारणाओं को भी जानेंगे इसके अंदर, जैसे वृद्धि और विकास। इसी अध्याय के अंदर देखिए बच्चों, हम यहाँ पर जानेंगे मानव विकास के स्तंभ, मानव विकास के उपागम, और फिर अंत में, अध्याय के अंत में बच्चों हम देखेंगे इसके अंदर मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक में यह भी जानेंगे बच्चों, भारत का स्थान कौन सा है मानव विकास सूचकांकों के अंदर। तो देखिए बच्चों, तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकालिए। और सबसे पहले मानव विकास को पढ़ने से पहले हम एक अवधारणा पढ़ेंगे, विकास और वृद्धि को। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे विकास और वृद्धि क्या है। तो बच्चों देखिए, यहां पर वृद्धि और विकास, तो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे, दो शब्द हैं हमारे पास, एक तो है वृद्धि और दूसरा कौन सा है बच्चों? विकास। क्या है कि इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लिया जाता है सामान्यतः, वृद्धि और विकास को, लेकिन इनमें अंतर है। दोनों को अंतर को हम जानेंगे। और यहां वृद्धि अपने आप में एक अलग शब्द है और विकास अपने आप में एक अलग है। दोनों समानार्थी शब्द बिल्कुल भी नहीं है, दोनों की अवधारणाएं बिल्कुल अलग है। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं वृद्धि क्या है। तो यहां हम देखते हैं वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। किसको देखिए ये बताते हैं? परिवर्तन को बताते हैं, लेकिन दोनों का समानार्थी अर्थ नहीं है बच्चों। उसके बाद देखिए, अंतर केवल इतना है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। तो ये याद रखना, वृद्धि के लिए क्या कहा जाता है? ये कैसी है? मात्रात्मक। मात्रात्मक का अर्थ बच्चों ये होता है कि कोई मात्रा दी जाए, जैसे 10 किलो, 15 किलो, या देखिए 5 लीटर। ये क्या है? एक मात्रा है जो एक तरह से दी जाती है। दूसरा है यहां मूल्य निरपेक्ष, और उस मात्रा का अपने आप में देखिए एक मूल्य होता है और उस मूल्य का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आगे देखिए, इसके चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। धनात्मक चिन्ह, और दूसरे की यदि हम बात करें तो कैसा चिन्ह हो सकता है? ऋणात्मक। तो इस तरह से देखिए, हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग किस में करते हैं? वृद्धि में करते हैं। बच्चों याद होगा, जब मैंने जनसंख्या वृद्धि पढ़ाई उस समय धनात्मक और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की बात की थी। तो इसी तरह से अब आप समझ गए होंगे, जो वृद्धि है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। आगे देखते हैं बच्चों, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन। बच्चों ध्यान रखना, यहां पर देखिए क्या था? मात्रात्मक, और ये किसको प्रदर्शित किया जाता है विकास में? गुणात्मक को प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए बच्चों, जो मूल्य सापेक्ष होता है, और यहां मूल्य क्या होता है? सापेक्ष। अब सापेक्ष का अर्थ को देखिए बच्चों, समझिए आप। मैंने देखिए बच्चों एक लाइन खींची, यहां आपसे पूछा जाए कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप अब इस लाइन को कुछ भी नहीं कह सकते, न छोटी कह सकते न बड़ी कह सकते, क्योंकि जब तक इसके सापेक्ष दूसरी लाइन नहीं हो। अगर मैं देखिए यहां एक लाइन और खींच देता हूं, देखिए यहां पर, अब ये पहले वाली लाइन छोटी है या बड़ी है? अब आप कह सकते हो इसके सापेक्ष क्या है? ये छोटी है। और यदि मैं यहां ये वाली लाइन बना देता हूं तो इसके सापेक्ष अब इसी को क्या कहोगे? ये बड़ी है। इसलिए देखिए, विकास हमेशा कैसे प्रदर्शित किया जाता है? सापेक्ष रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए बच्चों, इसका अर्थ और देखिए, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। जो वर्तमान की दशाएं हैं उनमें यदि परिवर्तन नहीं होता, तब तक हम उसे विकास नहीं कह सकते। अब आगे देखते हैं बच्चों, इसमें विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना, वृद्धि कौन सी थी? ऋणात्मक और धनात्मक। लेकिन विकास हमेशा कैसा होता है? सकारात्मक ही होता है, अर्थात हम कह सकते हैं धनात्मक ही होता है। और देखिए बच्चों, एक उदाहरण के तहत, और यहां देखते हैं, किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है,
यानी किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से कितनी हो गई बच्चों? 2 लाख हो गई। तो हम कह सकते हैं नगर की वृद्धि हुई है। विकास नहीं कह सकते हम, क्या कहेंगे इसको? 1 लाख से 2। अब आप समझ गए होंगे यहां मात्रा पहले 1 लाख थी और उसके बाद कितनी हो गई? 2 लाख। अब ये घट भी सकती है, 2 लाख से 1 लाख भी हो सकती है, तो वो ऋणात्मक वृद्धि होगी। और 1 से 2 होती है तो उसको बच्चों क्या कहेंगे? धनात्मक वृद्धि कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे अब विकास को फिर समझते हैं। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, यानी घर, आवास का मतलब क्या है? घर बच्चों, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। अगर देखिए पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो गई, जनसंख्या वृद्धि, तो देखिए वृद्धि तो हो गई, क्या विकास हुआ? आवास के लिए देखिए घर उतने ही हैं। पानी की यदि व्यवस्था देखें तो वो जो पहले थी वैसी है। तो कहने का मतलब है क्या रोजगार सर्जन हुआ? उसके लिए भी देखिए हम चुप हैं। तो कहने का मतलब है विकास जब तक नहीं है, जब संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आए, पहले की तुलना में नई व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो हम उसे विकास नहीं कह सकते। उसे केवल हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे बच्चों। और इस तरह से आपने देखा वृद्धि और विकास। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं, मानव विकास की कहानी। अर्थात सबसे पहले हम समझेंगे मानव विकास की अवधारणा को समझेंगे बच्चों। तो देखिए मानव विकास की अवधारणा में, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर हबूब उल हक के द्वारा किया गया। यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। डॉक्टर महबूब उल हक साहब पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले? पाकिस्तान के। और एक जाने माने क्या थे? अर्थशास्त्री थे। उनके द्वारा मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई। और इन्होंने देखिए मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत करते समय क्या क्या बातें बताई, उन पर भी हम थोड़ा सा यहां पर देखिए ध्यान देते हैं। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। ध्यान रखना बच्चों, किस में वृद्धि कर रहा है? विकल्प, यानी ऑप्शंस बहुत सारे। देखिए किसके अंदर? मानव विकास की कहानी के अंदर उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू पर जोर दिया, विकल्पों में वृद्धि। परीक्षा में पूछा जाए कि देखिए अगर इसमें आपसे यह पूछा जाए कि डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास की अवधारणा में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया, तो किस पर जोर दिया उन्होंने? विकल्पों में वृद्धि। और उनके जीवन में सुधार लाता है। जितने ज्यादा मानव के पास विकल्प होंगे उतना ही अच्छा जीवन होगा। और जीवन में क्या आएगा बच्चों? सुधार आएगा। आगे पढ़ते हैं। देखिए इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील हैं। देखिए जो भी विकल्पों की हम बात कर रहे हैं, विकल्प देखिए हमेशा क्या रहते हैं? बदलते रहते हैं, एक स्थायी विकल्प नहीं होते हैं। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर एक शब्द आया है, बहुत ही अच्छा शब्द है, सार्थक जीवन। तो यहां पर देखिए हम जानेंगे सार्थक जीवन क्या है, लेकिन इससे पहले हम यह भी जानेंगे बच्चों कि यह जो मानव विकास की अवधारणा किनके द्वारा दी गई और उन्होंने कब दी और उनका सहयोग किसने किया। तो बच्चों तैयार हो जाइए इस चीज को भी जानने के लिए। यहां आप देखिए जो चित्र देख रहे हैं ये किनका है? डॉक्टर महबूब उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, और ये भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन। देखिए इन दोनों ने देखिए इसके ऊपर काम किया, लेकिन अवधारणा जो दी थी वो देने वाले कौन थे? डॉक्टर महबूब उल हक। और इन्होंने क्या कुछ बताया दोनों ने, और दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे बच्चों। क्या थे? दोनों अच्छे मित्र भी थे। तो देखिए डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि दोनों क्या थे बच्चों? अर्थशास्त्री थे और जाने माने अर्थशास्त्री थे बच्चों। और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन, या हम कह सकते हैं मानव विकास रिपोर्ट, किसने तैयार की थी? दोनों ने देखिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की, निकालने के लिए कार्य किया।
दोनों कौन? देखिए दोनों आपके सामने हैं बच्चों। यहां पर आप देख रहे हैं डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। दोनों क्या थे? अर्थशास्त्री। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए और देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा है, उस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। याद रखना ये बच्चों, पहली बार मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया? 1990 में जारी किया गया। और देखिए इनको तैयार करने का कार्य किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया। देखिए ये मानव विकास सूचकांक, लेकिन जारी किसने किया था? यूएनओ की एक संस्था द्वारा जारी किया गया था जिसका नाम है यूएनडीपी। तो देखिए बच्चों, उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। दीर्घ का मतलब क्या है? लंबा जीवन जी सके। लेकिन लंबा जीवन भी कैसा होना चाहिए बच्चों? उनका जीवन होना चाहिए सुख में, यानी किसी प्रकार के स्वास्थ्य के अंदर कोई पीड़ा नहीं हो। और उसी के लिए उन्होंने देखिए क्या दिया? मानव विकास सूचकांक दिया। और देखिए बच्चों आगे देखते हैं। 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसे कहा जाता है यूएनडीपी। शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? यहां पर देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को कहा जाता है यूएनडीपी। और यूएनडीपी द्वारा देखिए 1990 में मानव विकास सूचकांक जारी किए गए पहली बार, और उसके बाद से हर वर्ष जारी किए जाते हैं मानव विकास सूचकांक बच्चों। वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए इनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। यानी जो देखिए हक साहब ने जो दिया था मानव विकास की अवधारणा, उसी को काम में लिया गया और उसी के आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष क्या किए जाते हैं बच्चों? जारी किए जाते हैं। और देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन देखिए ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि। अब देखिए इन्होंने देखिए किस पर जोर दिया? लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि पर, अथवा परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। तो देखिए यहां पर यदि हम बात करते हैं, हक साहब ने तो क्या कहा था? विकल्पों में वृद्धि। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने देखिए क्या कहा? स्वतंत्रताओं में वृद्धि। और उन्हीं के आधार पर देखिए यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष क्या जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है बच्चों। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए जो मैंने पहले बताया था सार्थक जीवन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सार्थक जीवन क्या है। कई बार हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, और जो व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जीता है उसी को कहा जाता है सार्थक जीवन। तो इस अवधारणा को समझेंगे। जिस व्यक्ति के पास उद्देश्य ही नहीं हो जीवन जीने के, तो उसका जीवन कैसे सार्थक हो सकता है? तो सार्थक जीवन क्या है और इसे हम समझेंगे। देखिए बच्चों, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। दीर्घ मानी लंबी उम्र तक। कोई व्यक्ति 100 साल तक जिए, लेकिन पूरे 100 साल तक वो कभी चैन की नींद भी नहीं सो पाए, संघर्ष करते करते उसके 100 वर्ष निकल जाएं, तो ऐसे जीवन को हम सार्थक जीवन नहीं कहते हैं। तो फिर किसे कहते हैं? देखिए, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। जीवन जीने का क्या होना चाहिए? कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए बच्चों। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों और उसके बाद देखिए अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। और ऐसा कोई यदि जीवन जीता है तो उसे कहा जाता है सार्थक जीवन। और इसके अलावा यदि वो समस्याओं से घिरा रहता है और देखिए पूरे जीवन भर संघर्ष में लगा रहता है, कभी उसके जीवन में खुशी तक नहीं होती है, तो ऐसे जीवन को हम सार्थक जीवन नहीं कहते हैं। अब और आगे देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें दीर्घ यानी लंबा जीवन।
दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो यानी मानव विकास की अवधारणा में क्या होना चाहिए? मानव विकास की अवधारणा में देखिए एक सार्थक जीवन होना जरूरी है, और इसीलिए मानव विकास की अवधारणा देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि जब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता तो देखिए यानी बिना उद्देश्यों के कैसा जीवन। आगे देखिए बच्चों, मानव विकास के केंद्र बिंदु। मानव विकास के 3 केंद्र बिंदु बताए गए हैं जो मानव के चारों ओर होने चाहिए। पहला देखिए जो विकास का बिंदु है शिक्षा, बहुत ही जरूरी है। सामाजिक विकास की आधारशिला शिक्षा। नंबर 2 स्वास्थ्य, और कहते भी हैं पहला सुख निरोगी काया। यदि मानव स्वस्थ जीवन जीना चाहता है तो देखिए अपने चारों ओर स्वच्छता लानी पड़ेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर है संसाधनों तक पहुंच। जब हमारे पास देखिए शिक्षा होगी तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प होंगे, और हमारी पहुंच कहां तक होगी? संसाधनों तक पहुंच भी होगी। तो बच्चों ये एक सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से परीक्षा के अंदर। क्या पूछा जा सकता है? मानव विकास के केंद्र बिंदु कितने माने गए हैं? केंद्र बिंदु हैं 3, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। तो सीधा सा है देखिए, यदि जीवन सार्थक है तो विकल्प भी बहुत सारे होंगे, और यदि जीवन सार्थक नहीं है तो हमारे पास विकल्प भी कैसे होंगे? सीमित होंगे बच्चों। आगे देखिए एक उदाहरण से हम इस चीज़ को देखेंगे। एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। देखिए जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है और वो बच्चा अगर वो चाहे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो क्या वो बच्चा डॉक्टर बन सकता है? क्योंकि उसके पास विकल्प ही नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने का विकल्प खत्म हो जाते हैं उसके पास। आगे देखिए, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया। तो बच्चों देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जिन्हें हम केंद्र बिंदु मान रहे थे, उनमें से एक ही लिया है एग्जाम्पल में। वो क्या है? शिक्षा। शिक्षा के अभाव में उसके विकल्पों में क्या आ गई? कमी आ गई है। इसी प्रकार प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते, क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। दूसरी बात देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं संसाधनों तक पहुंच। अब देखिए संसाधन उनकी पहुंच में नहीं है तो उसके पास विकल्प क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं, और इसीलिए देखिए वो बीमार होने पर अच्छी तरह से इलाज नहीं करवा सकते। अब आगे हैं, बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब यहां पर हमारे पास आता है मानव विकास के स्तंभ। तो अब हम जो यहां पर पढ़ेंगे, मानव विकास के कितने स्तंभ बताए गए हैं बच्चों? 4 बताए गए, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहां पर। और 4 कौन कौन से हैं? इनमें देखिए एक तो है हमारे पास समता, दूसरा देखिए हमारे पास कौन सा आता है बच्चों? उत्पादकता, और तीसरा देखिए कौन सा आता है? सशक्तिकरण, और चौथा देखिए हमारे पास कौन सा आता है यहां पर? सतत पोषणीयता। इन चारों को देखिए हम क्रम से पढ़ेंगे और इनके अर्थ को समझेंगे। लेकिन बच्चों याद रखना कि इस चीज को कि मानव विकास के स्तंभ कितने होते हैं? मानव विकास के स्तंभ होते हैं 4 होते हैं, और चारों के नाम भी आपके पास है। अब एक एक स्तंभ को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो पहला स्तंभ आता है, और ये स्तंभ देखिए मानव विकास के जिस तरह से यदि हम बात करें कि कोई इमारत होती है, उसके जो पिलर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्तंभ्स या कॉलम्स। तो उनके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी होती है। ऐसे ही मानव विकास की अवधारणा भी किस पर खड़ी हुई है? इन्हीं स्तंभों पर खड़ी हुई है। और पहला स्तंभ देखिए आपके पास जो है उसका नाम क्या है? समता। और सबसे पहले देखिए हम अर्थ देखते हैं। समता का आस प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। यानी जितने भी लोग हैं किसी भी देश में, लोगों तक देखिए समता जब हो सकती है जब सब लोगों की पहुंच कैसी हो? एक जैसी हो। सबको अवसर कैसे मिले? समान रूप से अवसर मिले।
आगे देखिए, लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेद अभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अवसर हैं ये कई चीज़ों से प्रभावित भी होते हैं। जैसे भारत के अंदर एग्जाम्पल दिया किसके आधार पर, जाति और वर्ग के आधार पर भी, और उसके अलावा देखिए लिंग के आधार पर भी, और देखिए प्रजातियों के आधार पर भी, और यदि देखें तो आय के आधार पर भी। तो इस तरह के ये भेदभाव नहीं होने चाहिए, तभी देखिए मानव विकास का जो पहला स्तंभ पूरा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए इसको विस्तार से। भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं, अर्थात वो विद्यालय पहुंच नहीं पाते हैं या पहुंचते हैं तो पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। यदि उन लोगों के पास, जो हमारे पास वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग तक यदि शिक्षा की पहुंच बड़ी आसान हो तो देखिए उनके सामने विकल्प क्या होंगे, बहुत सारे खुल जाएंगे। अन्यथा देखिए शिक्षा के अभाव में उनके विकल्प क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे बच्चों। अब आगे देखिए दूसरे स्तंभ को पढ़ते हैं, और दूसरे नंबर पर जो स्तंभ हमारे पास आता है सतत पोषणीय। तो यहाँ देखिए सतत पोषणीय के अर्थ को हम समझते हैं। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। तो यहां पर देखिए जोर किस पर दिया गया है बच्चों, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, प्रत्येक पीढ़ी को अवसर कैसे मिलने चाहिए, समान मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो एक पीढ़ी द्वारा इस संसाधनों को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। अगर एक पीढ़ी द्वारा सारे संसाधनों का उपभोग कर लिया जाएगा और समाप्त कर दिया जाएगा तो अगली वाली पीढ़ी के लिए संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचाकर रखने हैं। उनको भी जो अवसर आपको मिला है वही अवसर उनको भी मिले। आगे देखते हैं, समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें देखिए समान अवसर क्या कराने हैं, उपलब्ध कराने हैं। और आगे देखिए बच्चों, इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। याद रखना, यदि एक पीढ़ी ही संसाधनों का अधिक उपयोग कर लेगी तो आने वाली पीढ़ी के लिए अवसर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे बच्चों। और देखते हैं आगे, अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अवसर और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी को हम संसाधन उपलब्ध करा सकें। इसी तरह देखिए अगले देखिए स्तंभ पर चलते हैं, मानव विकास का तीसरा स्तंभ देखिए बच्चों, वो कौन सा है, उत्पादकता। कौन सा है बच्चों, उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। तो इसका देखिए जो हमने अर्थ लिया है, किसके संदर्भ में लिया है, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों, और उन कार्यों से देखिए जो भी उत्पन्न मनुष्य द्वारा किया जाता है उसको लिया है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। तो वास्तविक देखिए राष्ट्र के लिए कौन होता है, जन समुदाय। अगर जन समुदाय की क्षमताओं में जितनी ज्यादा वृद्धि करेंगे मानव विकास उतना ही अधिक होगा। और देखिए बच्चों, इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। बेहतर का मतलब अच्छी होगी। अगर उनकी क्षमताओं में वृद्धि होगी तो सुविधाओं में भी क्या होगी, वृद्धि होगी बच्चों। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और चौथे स्तंभ को पढ़ते हैं, और चौथा स्तंभ आता है सशक्तिकरण। देखिए बच्चों हमारे पास सबसे पहले अर्थ समझते हैं। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना।
अपने विकल्प चुनने के लिए क्या प्राप्त करना? शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। और यह शक्ति कब आएगी? जब व्यक्ति को क्या मिलेगी? स्वतंत्रता, और उसकी क्षमताओं का क्या होगा? निर्माण होगा। बच्चों, लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। तो ये कार्य किसको करने पड़ेंगे? गुड गवर्नेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? सुशासन। और ये व्यवस्थाएं सरकारों को करनी पड़ेंगी। उसके बाद देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। तो इस तरह से हमने मानव विकास के कितने स्तंभ देखे बच्चों? 4 स्तंभ, और चारों का हमने क्या समझा? अर्थ भी समझा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहां पर हम देखेंगे मानव विकास के उपागम। तो मानव विकास के उपागम भी कितने बताए गए हैं बच्चों? अपनी पाठ्य पुस्तक में 4 उपागम बताए गए हैं। वो 4 उपागम कौन कौन से हैं मानव विकास के? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं मानव विकास के उपागम। उनमें से एक उपागम माना गया है आय उपागम। उसके बाद दूसरा एक उपागम माना गया है कल्याण उपागम। और उसके बाद एक तीसरा उपागम देखिए बच्चों, न्यूनतम आवश्यकताओं का उपागम। और चौथे नंबर पर देखिए क्षमता उपागम। तो कितने उपागम बताए गए अपनी पाठ्य पुस्तक में? 4 प्रकार के उपागम बताए गए हैं, और इन चारों को हम पहले विस्तार से जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास पहला उपागम आता है जिसका नाम क्या है? आय उपागम। उपागम को बच्चों अंग्रेजी के अंदर देखिए, या हम कहें इंग्लिश के अंदर अप्रोच भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पहुंच। तो यहां देखिए, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। यदि पेपर में पूछा जाए सबसे पुराना उपागम कौन सा माना गया है? आय उपागम को सबसे पुराना माना गया है बच्चों। आगे देखते हैं, इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। यानी जिस व्यक्ति की देखिए आय ज्यादा होती है, तो लोग ये समझते हैं उसका विकास अधिक हुआ है। यानी आय और सीधा देखिए मानव विकास दोनों के संबंध को जोड़कर देखा जाता है इस उपागम में। और देखिए बच्चों, विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। तो सीधा सा है, जिस व्यक्ति की आय ज्यादा होती है उसकी स्वतंत्रता भी क्या होने लग जाती है? ज्यादा। उसके पास विकल्प भी क्या होने लग जाते हैं? ज्यादा होने लग जाते हैं। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। तो जिन व्यक्तियों की देखिए, चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात करें या सकल आय की बात करें, जिनकी आय ज्यादा होगी उनका जीवन स्तर भी कैसा माना जाता है? उच्च होगा। और अब चलते हैं दूसरे उपागम पर, और दूसरा उपागम आता है हमारे पास बच्चों, कौन सा आता है? कल्याण उपागम। और कल्याण उपागम में देखिए, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। तो यह उपागम किसकी बात करता है? मानव कल्याण की बात करता है, कि मनुष्य को कितना लाभ मिला उसकी बात करता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। तो यह किसको शामिल करता है इसमें? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों की बात करते हैं। इसमें लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यानी सरकार का जो मूल उद्देश्य होता है, या हम कहें एक कल्याणकारी सरकार का मूल उद्देश्य क्या है? जनता का कल्याण करना और उनके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस तरह से ये तो हमारा कौन सा था? दूसरे नंबर का देखिए, जिसका नाम क्या था? कल्याण उपागम। अब हम आगे चलते हैं, मानव विकास का तीसरा स्तंभ देखिए, आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य,
उसके बाद देखिए शिक्षा, तीसरी है भोजन, और चौथे नंबर पर जलापूर्ति, और पांचवें नंबर पर आता है बच्चों स्वच्छता, और छठे नंबर पर इसमें शामिल किया गया है आवास की पहचान की गई। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि आधारभूत आवश्यकता कौन कौन सी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई हैं। तो कितनी बताई गई हैं बच्चों मूलभूत आवश्यकताएं? 6 बताई गई हैं। 6 कौन कौन सी, एक बार फिर याद करवा रहा हूं मैं आपको। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है। तो मानव विकास के यदि हम बात करें उपागम में और इस तीसरे नंबर की अवधारणा में मूलभूत आवश्यकताओं पर क्या दिया गया है बच्चों? जोर दिया गया है। और मूलभूत आवश्यकताएं कितनी बताई गई हैं? 6 बताई गई हैं। अब इसके बाद देखिए हम चौथे उपागम पर चलते हैं, और चौथा उपागम आता है हमारे पास जिसका नाम क्या है? क्षमता उपागम। और क्षमता उपागम में देखिए बच्चों, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमृत सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी माना गया है। तो यानी यहां पर देखिए किस पर जोर दिया गया है? सबसे ज्यादा क्षमता उपागम, मानव की क्षमताओं का निर्माण। मानव अपनी क्षमताओं से देखिए कहां तक अपना विकास कर सकता है, और इसी पर आधारित क्या है? हमारा मानव विकास है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं बच्चों मानव विकास का मापन। बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए यहां पर आता है कि मानव विकास का मापन क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है बच्चों मानव विकास का मापन। और सबसे पहले मानव विकास के मापन का जो प्रयास किया था जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिनका नाम मैंने पहले बताया था महबूब उल हक साहब, उन्होंने देखिए मानव विकास का मापन किया और एक सूचकांक जारी किया। तो बच्चों यहां पर हम 2 विधियां पढ़ेंगे मानव विकास की, और दोनों विधियां कौन कौन सी हैं? जो यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती हैं, और वो विधियां देखिए हमारे पास हैं। एक का नाम तो है मानव विकास सूचकांक और दूसरा है गरीबी सूचकांक। इन दोनों के आधार पर देखिए हम मानव विकास का क्या करेंगे? मापन करेंगे। यदि परीक्षा में पूछा जाए बच्चों आप लोगों से कि मानव विकास के मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, नंबर 1 आती है मानव विकास सूचकांक, और दूसरी विधि आती है देखिए गरीबी सूचकांक। दोनों विधियों के बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा। और भी विधियां होती हैं देखिए मानव विकास के मापन करने की, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में कितनी विधियां दी गई हैं बच्चों? 2 ही विधियां दी गई है जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप नोट करिए जो विधि पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक विधि, यानी इस विधि को अब हम पढ़ेंगे। और देखिए दोनों विधियां किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी द्वारा। ये यूएन का एक संगठन है, इसके द्वारा जारी की जाती है। और सबसे पहले कब जारी की गई थी? 1990 में, और उसके बाद से प्रति वर्ष देखिए जारी की जा रही है मानव विकास सूचकांक। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। इसे क्या कहा जाता है? HDI भी कहा जाता है बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसे शॉर्ट में हम किस रूप में लिखते हैं? HDI, मानव विकास सूचकांक। अब देखिए मानव विकास सूचकांक में 3 बातों पर जोर दिया जाता है, और किन किन को इसमें शामिल किया जाता है। एक तो देखिए इसमें शामिल किया जाता है स्वास्थ्य, और दूसरे नंबर पर इसमें शामिल किया जाता है शिक्षा, और तीसरे नंबर पर संसाधनों की पहुंच। इन तीनों के आधार पर मानव विकास सूचकांक क्या किया जाता है बच्चों? ज्ञात किया जाता है। और ज्ञात देखिए कैसे करेंगे? इन तीनों को, 3 हमारे पास क्या क्या है बच्चों? देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक तो हमारे पास क्या है? स्वास्थ्य है देखिए। दूसरा बच्चों क्या है हमारे पास? स्वास्थ्य के साथ साथ देखिए यदि हम बात करें तो हमारे पास कौन सा है? शिक्षा है। और तीसरे नंबर पर बच्चों हम बात करें संसाधनों तक क्या है हमारे पास? पहुंच। संसाधनों
तक क्या है हमारे पास पहुंच। इन तीनों का जोड़ करके और 3 से इनको क्या कर दिया जाता है, भाजित कर दिया जाता है, और जो हमारे पास सूचकांक आएगा वो सूचकांक कहलाएगा मानव विकास सूचकांक। और ये जो सूचकांक होता है 0 से लेकर 1 तक जारी किया जाता है, और उसमें देखिए जो भी देखिए दशमलव में संख्या आएगी उसके आधार पर हम बताते हैं किस देश का सूचकांक कितना है, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, और इसी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। स्वास्थ्य क्या है, शिक्षा क्या है, और संसाधनों तक पहुंच का तरीका क्या है। तीनों चीज़ों को देखिए हम विस्तार से देखेंगे। जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार किया जाता है। किसके आधार पर, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर। अब आगे देखते हैं बच्चों इसके अंदर। तो देखिए यह क्रम 0 से 1, मैंने जैसा कि अभी बताया था क्रम कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। अब इसमें देखिए हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं। पहला तो क्या है हमारे पास, स्वास्थ्य, फिर हम देखेंगे शिक्षा को, और फिर उसके बाद संसाधनों की पहुंच को देखेंगे। तो स्वास्थ्य में देखिए, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। किसके और देखिए यहां पर इसमें शामिल किया गया स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय देखिए बच्चे मर जाते हैं या जिंदा रहते हैं, उनकी प्रत्याशा क्या है। दूसरा देखिए, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ का अर्थ है लंबे और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर है। तो यहाँ पर कहा अगर उच्च जीवन प्रत्याशा है तो लोगों के पास जीवन भी लंबा होगा और जीवन जीने के बहुत सारे विकल्प होंगे, उनके पास बहुत सारे अवसर होंगे। दूसरे बिंदु पर चलते हैं जो इसमें शामिल किया गया है वो है शिक्षा। शिक्षा में देखिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। इसमें किसको लिया है, प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को। और आगे देखिए, पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। सीधा सा है, यदि शिक्षा बच्चों की पहुंच में है तो ज्ञान उनकी पहुंच में है। अगर देखिए बच्चों की पहुंच में स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं किया गया है, तो देखिए वहां पर ये राह आसान नहीं है। कैसी होती है, कठिन होती है बच्चों। और तीसरे नंबर पर देखिए अपने पास है संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति, और क्रय शक्ति में किसको शामिल किया है, अमेरिकी डॉलर में के संदर्भ में मापा जाता है। याद रखना कि संसाधनों की पहुंच को किसके रूप में मापा गया है, क्रय शक्ति, यानी व्यक्ति की क्रय शक्ति कितनी है। अगर उसकी क्रय शक्ति जितनी ज़्यादा होगी सामान खरीदने की, तो देखिए वहाँ पर संसाधनों की पहुँच उतनी अधिक होगी। और क्रय शक्ति का मापन किस में किया जाता है, रुपए में या डॉलर में, किस में किया जाता है, डॉलर। और डॉलर भी किस देश के, यूएसए के, जिसे हम कहते हैं अमेरिका के डॉलर के रूप में क्रय शक्ति का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। अब तीनों चीज़ों का हमने अर्थ समझा, और तीनों के जो भी देखिए हमारे पास डेटा आते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, और 3 से क्या किया जाता है, उनको भाजित किया जाता है। फिर जो सूचकांक प्राप्त होता है वो उस देश का क्या होता है, मानव विकास सूचकांक कहलाता है। तो देखिए बच्चों आगे, इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारित दी जाती है। सीधा सा था, नंबर 1, फिर दूसरा, और फिर उसके बाद तीसरा, और कितने से भाजित कर देते हैं हम, 3 से भाजित कर देते हैं। इसका अर्थ ये है, मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है, और यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई। तो मानव विकास सूचकांक से हम क्या ज्ञात करते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों में मनुष्य की उपलब्धि
क्या रही, कितनी रही, इस चीज को यहां पर प्रदर्शित किया जाता है मानव विकास सूचकांक में। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा सूचकांक हमारे पास आता है जिसका नाम क्या था, मानव गरीबी सूचकांक। इस सूचकांक को देखिए हम कम काम में लेते हैं और HDI वाला जो सूचकांक था उसको ज्यादा काम में लिया जाता है। अब हम यहां देखेंगे मानव गरीबी सूचकांक में देखिए किसको शामिल किया गया है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। किसको माप रहा है, मानव विकास में कमी मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसका है, बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। तो देखिए मानव गरीबी सूचकांक में इन सब चीजों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद एक सूचकांक देखिए क्रमशः जारी किया जाता है और जिसमें देशों को क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है। अब देखिए हम HDI मानव विकास सूचकांक को देखेंगे और मानव जो सूचकांक है वो कहां पर देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करते हुए। तो बच्चों अब हम पहुंचते हैं अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। यहां तुलनाएं किसकी करेंगे, HDI मानव विकास सूचकांक के आधार पर हम तुलना करेंगे किनकी, देशों की। तो यहां देखिए मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये एक चीज याद रखना बच्चों कि यहां पर दो चीजें जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि ये देश अविकसित है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है तो हम कहते हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए रुचिकर तथ्य आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं जिन देशों का आकार बड़ा है उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। और दूसरी बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। कैसे, मैं अभी एक एग्जाम्पल देता हूं। भारत देखिए, यदि यहां की हम बात करें प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है और दूसरा देश हम लेते हैं भूटान, भूटान से भी भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है, ज्यादा है। लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होने के बावजूद भी HDI में भारत इन दोनों देशों से पीछे है, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका और भूटान से। तो इस तरह से देखिए कई बार हम आकार की बात करें तो भारत का आकार काफी बड़ा है, किससे, श्रीलंका और भूटान से। लेकिन HDI में आकार बड़ा होने के बावजूद भी भारत इनसे क्या है, पीछे है। तो यही रोचक तथ्य हैं। देखिए प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। जैसा कि भारत, श्रीलंका और भूटान के रूप में आपने देखा, कहा जाता है भूटान एक गरीब देश है, लेकिन देखिए HDI में उसका स्थान भारत से फिर भी उच्च है। तो इस तरह के रुचिकर तथ्य हमारे सामने आते हैं और हम इन तथ्यों की क्या करते हैं, यहाँ तुलना करते हैं। तो देखिए UNDP द्वारा देखिए जो जारी किए जाते हैं आंकड़े HDI के, उन आंकड़ों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। मानव विकास का स्तर, एक स्तर माना गया है अति उच्च स्तर, दूसरा माना गया उच्च स्तर, उसके बाद तीसरा माना गया मध्यम स्तर और चौथे नंबर पर माना गया निम्न स्तर। तो कितने स्तरों में बांटा गया है मानव विकास के सूचकांक के जो आंकड़े हैं उनको 4 में बांटा गया है। और यहां पर देखिए उनकी रेंज भी बताई गई है, यानी स्कोर भी बताया गया है। मानव विकास सूचकांक का क्या है स्कोर, कि कितने से कितने तक। मैंने आपको बताया था मानव विकास सूचकांक होता है 0 से लेकर 1 तक। और इसी को देखिए यहां पर जो बांटा गया, 0 जो है सबसे कम और 1 जो होगा सबसे अधिक होगा। इसके बीच में देखिए तो यहां पर लिखा है 0.800 से ऊपर। तो सीधा सा है कि कितने से ऊपर लिया गया इसमें, यहां पर हम देखते हैं
0.8 से ऊपर वाले। और विश्व में आज के दिन कितने देश हैं? 66। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हो ये कब की है? 2020 की रिपोर्ट है। कब की रिपोर्ट है आपके सामने? 2020 की रिपोर्ट है ये आपके सामने, जो यूएनडीपी द्वारा जारी की गए ह्यूमन इंडेक्स हैं। और ये जो देखिए मानव विकास के सूचकांक यदि परीक्षा में पूछा जाए तो कब के हैं? लेटेस्ट आप लोगों के लिए लेके आए 2020। और इसके अंदर देखिए कितने देश आते हैं? यहां पर देश आते हैं 66, जो किसमें है? अति उच्च। उसके बाद देखिए 53 देश आते हैं किसके अंदर? मध्य, थोड़े से इससे कम। और यहां पर रेंज बताई गई है 0.7 से 0.799 के बीच वाले देखिए यहां पर शामिल किए गए। और कितने देश हैं इसमें? यदि देशों की बात करें तो 53 देश हैं। इसी तरह से देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर जिसे कहा गया मध्यम स्तर। मध्यम स्तर में आता है 0.550 से 0.699, यानी हिंदी में हम कहें 0.550 से 0.699 के बीच। और यहां देशों की संख्या कितनी है? 37 देश आते हैं इसके अंदर। तो देखिए सर्वाधिक देश किसमें आ रहे हैं? अति उच्च वाले स्तर में हैं। और उसके बाद निम्न स्तर के देशों के अंदर देखिए 0.549 से नीचे अर्थात 0 तक। और यहां देशों की संख्या कितनी है? 33। अब यहां हम देखेंगे ये जो सूचकांक जारी किए गए, जो उच्च स्तर वाले देश हैं उनके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं। और जो निम्न स्तर वाले देखिए यहां पर जो देश है जिनका सूचकांक है उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं। वो देश समस्याओं से घिरे हुए हैं, चाहे वहां राजनीतिक अस्थिरता हो, चाहे गृह युद्ध जैसी स्थिरता हो, या देखिए और भी कई कारक हो सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक कारक। उनके आधार पर देखिए हम यहां पर देखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत की यदि हम बात करें 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा क्रम है? यदि हम भारत की बात करें तो देखिए मैं आपके सामने एक रोचक तथ्य यहां पर दिखाता हूं। 2006 में भारत का देखिए जो क्रमांक था 126। कितना क्रमांक था? पूरे दुनिया के देशों में भारत का स्थान था 126। उसके बाद देखिए आज यदि हम देखते हैं 2020 में भारत की स्थिति क्या होगी, तो बच्चों बताओ भारत की स्थिति घटी है या बढ़ी है? जरा सोचिए कि भारत की स्थिति क्या होगी। तो भारत की स्थिति देखिए बच्चों यहां से घटकर पहुंच गई है 131वीं रैंक पर। बढ़ना चाहिए था देखिए, लेकिन भारत की स्थिति क्या हुई है? घटकर कितनी देखिए नीचे हो गई। 126 से कौन सी रैंक पर आ गया भारत? 131वीं रैंक पर आ गया। तो देखिए भारत के अंदर भी इन आंकड़ों में क्या पाया गया? परिवर्तन पाया गया। और धीरे धीरे देखिए ये हमारी रैंक गिरती जा रही है। पिछले साल की यदि बात करें तो वहां था हमारी रैंक 129वीं, और 2020 की बात करें तो हमारी रैंक कौन सी है? 131वीं। यानी हमारी रैंक क्या होती जा रही है? यहां पर स्तर को यदि देखें तो गिरता हुआ जा रहा है भारत का स्तर। बच्चों अब एक और चीज आपके मन में एक क्वेश्चन यह भी आया होगा कि पहली रैंक पर कौन सा देश है? 2020 की जो रिपोर्ट जारी हुई उसके अनुसार देखिए पहली रैंक पर कौन सा देश है? तो बच्चों देखिए पहली रैंक की यदि हम बात करें तो पहले नंबर पर जो देश है उसका नाम है नॉर्वे। कहां का देश है ये? यूरोप का देश है बच्चों। और एक रोचक तथ्य, यहां जो देखिए सबसे ज्यादा जो देश आ रहे हैं इनमें पश्चिम के देश और यूरोप के देश ही शामिल हैं, और जिनका देखिए मानव विकास सूचकांक क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। और सबसे कम सूचकांकों में या तो होंगे अफ्रीका के देश या होंगे एशिया के देश। तो बच्चों ये भी याद रखना नॉर्वे की रैंक कौन सी है? पहले नंबर पर है। और उसके बाद भारत की यदि बात करें तो भारत देखिए कौन से स्थान पर आता है? 131वें स्थान पर। बच्चों एक और याद रखना, हमारे दो पड़ोसी देश कौन कौन से? भूटान और श्रीलंका हमसे आगे हैं HDI के अंदर, यानी मानव विकास सूचकांक में हमसे आगे हैं। लेकिन हमारा एक दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो हमसे क्या है?
पीछे है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखिए इन्हीं आंकड़ों का और विश्लेषण करते हैं कि क्या कारण है कि उनका मानव विकास सूचकांक कम और ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले मानव विकास सूचकांक का कौन सा स्तर देखेंगे हम? उच्च स्तर। उच्च स्तर में जितने भी देश हैं उनका उच्च स्तर का कारण क्या है? इस समूह के देश शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। अपने नागरिकों को क्या प्रोवाइड करवाई जाती है? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं इनकी, जो एक महत्वपूर्ण सरकारी प्राथमिकता है, और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश करते हैं। दूसरी बात देखिए यहाँ पर किस पर जोर ज़्यादा दिया जाता है? सामाजिक क्षेत्र। और सामाजिक क्षेत्र में ही क्या आते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं इसी में शामिल की जाती हैं। जो देश सामाजिक सेवाओं पर या सामाजिक क्षेत्र पर ज़्यादा खर्च करता है उनका मानव विकास सूचकांक क्या पाया जाता है? उच्च पाया जाता है, जैसे पश्चिम के देश। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर मानव विकास का मध्यम स्तर। कौन सा स्तर देखते हैं? मानव विकास का मध्यम स्तर। और भारत भी इसी में आता है मध्यम स्तर के अंदर। भारत का विकास सूचकांक यदि हम देखें 0.6 के लगभग है भारत का विकास सूचकांक। इनमें से कई देश पूर्व उपनिवेश थे, यानी किसी ना किसी देश के क्या थे? वो पहले उपनिवेश थे और राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ उच्च सामाजिक विविधता का सामना कर रहे हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो भारत किस में आता है? भारत आता है मध्यम विकास के स्तर में ही आता है। अब बच्चों हम अंतिम देखेंगे अपना यहाँ पर, और अंतिम जो आता है मानव विकास का निम्न स्तर। और मानव विकास के निम्न स्तर की बच्चों बात करें तो इसके अंदर देखिए कौन से देश हैं? ये देश राजनीतिक उथल पुथल का क्या है? शिकार है बच्चों। सामाजिक अस्थिरता, यहां राजनीतिक नहीं सामाजिक रूप से भी क्या पाई जाती है? अस्थिरता पाई जाती है। गृह युद्ध जैसी स्थिति होती है। अकाल या बीमारियों की उच्च घटनाओं से गुजर रहे होते हैं। यहां पर देखिए कभी अकाल तो कभी बीमारियां, और उसके अलावा देखिए सामाजिक अस्थिरता और गृह युद्ध जैसी स्थितियां होने के कारण इनका स्तर कैसा पाया जाता है? निम्न पाया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने हमारा अध्याय 4 पढ़ा और उसका नाम था मानव विकास। एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं। हमने शुरुआत कहां से की थी बच्चों? याद करो, वृद्धि और विकास से। फिर उसके बाद देखिए वृद्धि और विकास के बाद हमारे सार्थक जीवन क्या है उसको जाना। फिर हमने 2 अर्थशास्त्रियों के बारे में भी जाना। फिर मानव विकास की अवधारणा को भी हमने समझा। फिर बच्चों हमने मानव विकास के 4 स्तंभों को पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने मानव विकास के 4 उपागम भी पढ़े बच्चों। याद करो कौन कौन से उपागम हैं। और अंत में पढ़ा मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांकों को हमने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटकर उनको पढ़ा। अब इसके बाद बच्चों हमारा आज का अध्याय समाप्त हो जाता है, और इसके बाद हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, इसके प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद बच्चों।